KYC की प्रोसेस हो जाने के बाद क्लाइंट की SIP चालू करने के लिए अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस करनी है। तो इस वीडियो में अकाउंट ओपनिंग की पूरी प्रोसेस हम सीखेंगे। पहले गूगल में www.sipwealth.org सर्च करके sipwealth.org की वेबसाइट ओपन करें। वेबसाइट पर क्लिक करते ही SIP वेल्थ की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब बार बार गूगल से ये वेबसाइट को ओपन नहीं करना पड़े, इसके लिए इस वेबसाइट को अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर लेना हो तो SIP वेल्थ की वेबसाइट ओपन होते ही राइट साइड ऊपर की तरफ 3 डॉट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही जो पेज ओपन होगा उसमें एड टू होम स्क्रीन पर क्लिक करें। एड टू होम स्क्रीन पर क्लिक करते ही SIP वेल्थ की ऐप इंस्टॉल करने के लिए जो पेज खुलेगा उसमें इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल पर क्लिक करते ही SIP वेल्थ की ऐप मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी और मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाएगी। फिर इसी ऐप को क्लिक करने से SIP वेल्थ की वेबसाइट अपने आप ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद राइट साइड ऊपर SIP म्यूचुअल फंड लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज ओपन होगा। उसमें आपको दिया हुआ यूजर ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें। लॉगिन टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके जो पेज ओपन होगा उसमें राइट साइड ऊपर मेनू बटन पर क्लिक करें। मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा उसमें डेटा एंट्री, रिपोर्ट्स, क्लाइंट, यूजर और पासवर्ड, ट्रांजैक्शन स्लिप, रिसर्च डेस्क और BSE स्टार MF का मेनू खुलेगा। इस मेनू में सबसे नीचे BSE स्टार MF पर क्लिक करें। BSE स्टार MF पर क्लिक करने के बाद BSE स्टार MF के नीचे क्लाइंट मास्टर, बैंक मैंडेट, ट्रांजैक्शन, सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन, अपलोड AOF डॉक्यूमेंट और अपलोड बैंक मैंडेट मेनू खुलेगा। BSE स्टार MF के नीचे क्लाइंट मास्टर पर क्लिक करें। क्लाइंट की SIP चालू करने के लिए सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस करनी पड़ेगी। इसके लिए क्लाइंट मास्टर पर क्लिक करने से जो पेज ओपन होगा उसमें नए क्लाइंट का अकाउंट ओपन करने के लिए न्यू क्लाइंट पर क्लिक करें। अगर क्लाइंट की एक बार अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस हो गई हो तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट पर क्लिक करें। न्यू क्लाइंट पर क्लिक करने के बाद एड न्यू क्लाइंट बटन पर क्लिक करें। एड न्यू क्लाइंट पर क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा उसमें क्लाइंट की बेसिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिपॉजिटरी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल्स का मेनू खुलेगा। उसमें क्लाइंट की डिटेल्स डालनी है। अब बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले UCC कोड में क्लाइंट का मोबाइल नंबर या कोई भी सीरियल नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 या 101, 102 या क्लाइंट का शॉर्ट नाम लिखकर उसके साथ कोई नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे कि RM पटेल 1 इत्यादि। उसके बाद टेक्स्ट स्टेटस में उसके नीचे दिए बॉक्स पर क्लिक करके उसमें इंडिविजुअल, HUF, NRI, कंपनी इत्यादि का ऑप्शन दिया होगा। उसमें से कोई एक ऑप्शन जो क्लाइंट को लागू पड़ता हो वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर क्लाइंट NRI हो तो NRI सिलेक्ट करना है, HUF हो तो HUF सिलेक्ट करना है। अगर अन्य कोई ऑप्शन लागू नहीं पड़ता हो तो आम तौर पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। उसके बाद होल्डिंग में सिंगल पर्सन है तो सिंगल सिलेक्ट करे। अगर 2 व्यक्ति को रखना है तो जॉइंट सिलेक्ट करे और एनी वन और सर्वाइवर रखना हो तो उसे सिलेक्ट करे। फर्स्ट एप्लीकेंट में जिसकी SIP शुरू करनी हो उसका नाम लिखना है। अगर दूसरा जॉइंट होल्डर रखना हो तो उसका नाम सेकंड एप्लीकेंट में लिखना है। अगर तीसरा एप्लीकेंट रखना हो तो उसका नाम थर्ड एप्लीकेंट में लिखना है। अगर एप्लीकेंट माइनर हो तो गार्डियन का नाम लिखना है। उसके बाद क्लाइंट के चेक का फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करें और चेक अपलोड करें। इसी तरह क्लाइंट की साइन अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करके साइन का फोटो अपलोड करें। क्लाइंट के पान कार्ड में जो साइन है उसे क्रॉप करके भी साइन का फोटो अपलोड कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन में क्लाइंट, जॉब, बिजनेस इत्यादि जो करता है वो सिलेक्ट करना है। उसके नीचे पे आउट मोड में 5 ऑप्शन आते हैं, जिसमें चेक, डायरेक्ट क्रेडिट, ECS, NEFT और RTGS का ऑप्शन मिलता है। उसमें डायरेक्ट क्रेडिट मोड रखना है। डायरेक्ट क्रेडिट मतलब जब भी हम SIP रिडम्पशन करेंगे, मतलब SIP बंद करेंगे, तब SIP का पैसा जो बैंक अकाउंट दिया होगा उसमें डायरेक्ट जमा हो जाएगा। फिर क्लाइंट का पान नंबर और जन्म तारीख डालनी है।
अगर सेकंड होल्डर हो तो उसका पान नंबर और जन्म तारीख डालनी है। इसी तरह तीसरा होल्डर हो तो उसका भी पान नंबर और जन्म तारीख यहाँ डालनी है। एप्लीकेंट माइनर हो और अगर गार्डियन रखा हो तो गार्डियन का पान नंबर और जन्म तारीख यहाँ डालनी है और उसके नीचे गार्डियन का रिलेशन भी लिखना है। सेकंड होल्डर रखा हो तो उसकी साइन अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करें और साइन का फोटो अपलोड करें। इसी तरह तीसरा होल्डर हो तो उसकी साइन अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करके साइन का फोटो अपलोड करें। फिर इस पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके बेसिक डिटेल्स के बाजू में कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्लिक करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर क्लिक करने पर जो पेज ओपन होगा उसमें क्लाइंट का पूरा एड्रेस और ईमेल डालना है। फिर ईमेल के नीचे फर्स्ट डिक्लेयर फ्लैग में क्लाइंट का खुद का ईमेल हो तो सेल्फ सिलेक्ट करना है या दूसरे का हो तो जिसका ईमेल हो उसका रिलेशन सिलेक्ट करना है। इसी तरह सेकंड होल्डर का ईमेल डालकर सेकंड डिक्लेयर फ्लैग में सेकंड होल्डर का ईमेल हो तो सिलेक्ट करे या जिसका ईमेल हो उसका रिलेशन सिलेक्ट करना है। इसी तरह तीसरा होल्डर हो तो उसका ईमेल डालकर थर्ड डिक्लेयर फ्लैग में थर्ड होल्डर का ईमेल हो तो सेल्फ सिलेक्ट करे या जिसका ईमेल हो उसका रिलेशन सिलेक्ट करना है। फिर स्टेट सिलेक्ट करने के लिए एरो पर क्लिक करके क्लाइंट का स्टेट सिलेक्ट करें। कंट्री में क्लाइंट का कंट्री लिखें। आप अपने मोबाइल से इस सॉफ्टवेयर से भारत में किसी की भी SIP कर सकते हैं और फॉरेन में किसी भी देश में NRI की SIP कर सकते हैं। उसके नीचे कम्युनिकेशन में फिजिकल, ईमेल और मोबाइल में से किसी भी एक सिलेक्ट करना है, पर आम तौर पर ईमेल ही सिलेक्ट करना चाहिए ताकि सब कम्युनिकेशन ईमेल से ही होगा। फर्स्ट मोबाइल के कॉलम में क्लाइंट का मोबाइल नंबर डालें और फर्स्ट डिक्लेयर फ्लैग में जिसका मोबाइल नंबर है वो एरो में क्लिक करके सिलेक्ट करें। अगर क्लाइंट का खुद का मोबाइल नंबर हो तो सेल्फ पर सिलेक्ट करें। अगर स्पाउस का मोबाइल नंबर हो स्पाउस सिलेक्ट करें। दूसरा होल्डर हो तो उसका मोबाइल नंबर डालें और अगर दूसरे होल्डर का ही मोबाइल नंबर हो तो नीचे सेल्फ सिलेक्ट करें। इसी तरह तीसरा होल्डर हो तो उसका मोबाइल नंबर और थर्ड डिक्लेयर फ्लैग में उसका मोबाइल नंबर हो वो एरो पर क्लिक करके सेल्फ सिलेक्ट करें। फिर इस पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके कॉन्टैक्ट डिटेल के बाजू में डिपॉजिटरी डिटेल्स पर क्लिक करें। डिपॉजिटरी डिटेल्स पर क्लिक करके जो पेज खुलेगा उसमें सबसे पहली लाइन में क्लाइंट टाइप के नीचे जो बॉक्स के बाजू में एरो है उसमें क्लिक करें। क्लिक करने पर फिजिकल और डीमेट ऐसे दो ऑप्शन आएंगे, उसमें फिजिकल पर ही क्लिक करना है। डीमेट पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि SIP चालू करने के लिए इसमें डीमेट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। फिजिकल सिलेक्ट करने के बाद इस पेज में और कोई डिटेल्स डालनी नहीं है। इसके बाद पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके डिपॉजिटरी डिटेल्स के बाजू में बैंक डिटेल्स पर क्लिक करें। बैंक डिटेल्स पर क्लिक करने पर जो पेज ओपन होगा उसमें क्लाइंट की बैंक डिटेल डालनी है। इस पेज पर ऊपर अकाउंट टाइप के नीचे दिए गए बॉक्स के एरो पर क्लिक करेंगे तो सेविंग, करंट, नॉन रेसिडेंस एक्सटर्नल, नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट का ऑप्शन आएगा। अगर क्लाइंट सेविंग अकाउंट से SIP का ECS कराना चाहता हो तो सेविंग अकाउंट सिलेक्ट करें। अगर क्लाइंट करंट अकाउंट से ECS कराना चाहता हो तो करंट अकाउंट सिलेक्ट करें। अगर क्लाइंट NRI हो और NRI एक्सटर्नल अकाउंट से ECS कराना चाहता हो तो वो सिलेक्ट करें और NRI ऑर्डिनरी अकाउंट से ECS कराना चाहता हो तो उसे सिलेक्ट करें। फिर क्लाइंट का बैंक अकाउंट नंबर डालें और उसके नीचे IFSC कोड और माइकर कोड, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम डालें। चेक में क्लाइंट का जो नाम लिखा हो वो पूरा नाम यहाँ चेक नेम में लिखें। फिर डिफॉल्ट पर क्लिक करें। अगर सेकंड होल्डर हो तो अकाउंट टाइप 2 में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट सिलेक्ट करना है और नीचे वो अकाउंट नंबर डालना है। फिर IFSC कोड, माइकर कोड, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम डालें और फिर डिफॉल्ट पर क्लिक करें। इस तरह क्लाइंट की टोटल 5 बैंक ऐड कर सकते हैं। कई बार क्लाइंट को एक से ज्यादा SIP करनी हो और वो अलग अलग बैंक अकाउंट से ECS करना चाहता हो तो वो अलग अलग मैक्सिमम 5 बैंक से ECS कर सकता है। इसलिए यहाँ 5 बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया है। क्लाइंट को अगर एक ही बैंक अकाउंट से ECS करना हो तो यहाँ एक ही बैंक की डिटेल डालनी है। फिर पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके बैंक डिटेल्स के बाजू में नॉमिनी डिटेल्स लिखा है उस पर क्लिक करें। नॉमिनी डिटेल पर क्लिक करने पर जो पेज ओपन होगा
उसमें क्लाइंट जिसको नॉमिनी में रखना चाहता हो उसका नाम लिखना है। क्लाइंट मैक्सिमम 3 लोगों को नॉमिनी में रख सकता है। नॉमिनी डिटेल्स 1 में नॉमिनी का नाम लिखना है, उसके नीचे उसका शेयर लिखना है। अगर एक ही नॉमिनी है तो वहाँ 100% लिखना है। अगर एक से ज्यादा नॉमिनी है तो क्लाइंट जिसको जितना हिस्सा देना चाहता है वो लिखना है। फिर आईडी टाइप में सिलेक्ट बॉक्स के एरो पर क्लिक करेंगे तो पान, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। इन चारों में से नॉमिनी का जो प्रूफ रखना हो उसे सिलेक्ट करके उसका आईडी नंबर लिखना है। अगर आधार सिलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड के आखिरी 4 अंक ही लिखने हैं और अन्य प्रूफ सिलेक्ट करते हैं तो पूरा आईडी नंबर लिखना है। फिर नॉमिनी का ईमेल लिखना है। नॉमिनी के साथ जो रिलेशन हो वो एरो पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है। फिर नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद नॉमिनी का पूरा एड्रेस लिखना है। अगर नॉमिनी 18 साल से ऊपर है तो माइनर फ्लैग में नो सिलेक्ट करना है और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एसओए में यस सिलेक्ट करना है। अगर क्लाइंट दूसरा नॉमिनी रखना चाहता है तो यहाँ दूसरे नॉमिनी की सारी डिटेल्स पहले की तरह ही डालनी है। अगर क्लाइंट तीसरा नॉमिनी भी रखना चाहता है तो यहाँ तीसरे नॉमिनी की डिटेल्स डालनी है। बाद में नीचे सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करने से क्लाइंट की डाली हुई सब डिटेल्स सेव हो जाएगी। फिर तुरंत क्लाइंट के मेल पर 3 मेल आएंगे और मोबाइल पर भी 3 एसएमएस आएंगे। क्लाइंट मेल से या मोबाइल मैसेज से भी उसकी प्रोसेस कर सकता है। क्लाइंट से पहले यूसीसी ऑथेंटिकेशन का मेल एक्सेप्ट करवाना है। उसके बाद ही लोग ऑथेंटिकेशन का मेल एक्सेप्ट करके ओटीपी की प्रोसेस करवानी है और आखिर में नॉमिनी ऑथेंटिकेशन का मेल एक्सेप्ट करवा कर ओटीपी की प्रोसेस करनी है। इसी क्रम से ये प्रोसेस होगी तो ही आगे बैंक मैंडेट की प्रोसेस हो पाएगी। अगर किसी ने पहले ई-लोग या नॉमिनी का मेल एक्सेप्ट कर लिया तो फिर से अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस करनी पड़ेगी। इसीलिए पहले यूसीसी, उसके बाद ई-लोग और आखिर में नॉमिनी के मेल की प्रोसेस करवानी है। अब हम यूसीसी ऑथेंटिकेशन क्या है ये समझेंगे। केवाईसी की प्रोसेस हो जाने के बाद हम BSI*MF के क्लाइंट मास्टर में क्लाइंट का अकाउंट ओपनिंग करने के लिए उसकी सब डिटेल डालकर सेव करते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। BSE ये डिटेल चेक करने के लिए और इसका कंफर्मेशन लेने के लिए क्लाइंट को मेल भेजती है। मेल में या मैसेज में यूसीसी ऑथेंटिकेशन के लिए जो लिंक दी होगी उसे क्लिक करने पर क्लाइंट की डिटेल वाला पेज ओपन होगा। क्लाइंट को उसे चेक करके एक्सेप्ट करना है। यह लिंक 5 दिन तक एक्टिव रहेगी, बाद में एक्सपायर हो जाएगी। लिंक एक्सपायर होने के बाद फिर से नई प्रोसेस करनी पड़ेगी, इसलिए क्लाइंट को इसकी प्रोसेस हो सके तो तुरंत करवा देनी है। लिंक डायरेक्ट क्लिक करने से अगर ओपन ना हो तो उसे कॉपी करके गूगल में पेस्ट करके ओपन करें। लिंक पर क्लिक करते ही क्लाइंट को उसकी डिटेल्स दिखेगी, उसे चेक करके एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करके ऑथेंटिकेट करनी है। दूसरा मेल या मैसेज ई-लोग ऑथेंटिकेशन का आएगा। ई-लोग ऑथेंटिकेशन मतलब अकाउंट ओपनिंग में क्लाइंट की जो बेसिक डिटेल्स डाली थी वो क्लाइंट को ओटीपी देकर ऑथेंटिकेट करनी है। इस मेल में जो ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन की लिंक होगी उसे क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने से एक पेज ओपन होगा जिसमें क्लाइंट को अपनी डिटेल चेक करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही 1 टाइम ओटीपी मेल पर और मोबाइल पर आएगा। उसे कॉपी करके ओटीपी का जो पेज खुलेगा उसमें पेस्ट करना है और सबमिट करना है। फिर ई-लोग ऑथेंटिकेशन कंप्लीटेड का मैसेज आएगा। फिर नॉमिनी ऑथेंटिकेशन का तीसरा मेल या मोबाइल पर मैसेज आया होगा, उसे ओपन करना है। नॉमिनी ऑथेंटिकेशन में क्लाइंट ने जिसको नॉमिनी रखा है उसकी डिटेल चेक करके ओटीपी डालकर कंफर्मेशन देना है। मेल में जो ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन का लिंक दिया है उस पर क्लिक करना है। अगर वो लिंक ओपन नहीं हो तो उसके नीचे दूसरी लिंक भी दी है, उसे क्लिक करना है या कॉपी करके गूगल में पेस्ट करके एंटर करेंगे तो ओपन हो जाएगी। लिंक ओपन होते ही जो पेज खुलेगा उसमें नॉमिनी की डिटेल चेक करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर मेल पर ओटीपी आएगा, उसे कॉपी करके ओटीपी वाले पेज में पेस्ट करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद नॉमिनी ऑथेंटिकेशन कंप्लीटेड का मैसेज आएगा। इस तरह यूसीसी ऑथेंटिकेशन, ई-लोग ऑथेंटिकेशन और नॉमिनी ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस करने के बाद ही हम बैंक मैंडेट की प्रोसेस कर पाएंगे।
ये तीनों ऑथेंटिकेशन करने के लिए एक चीज खास ध्यान में रखनी है कि पहले यूसीसी ऑथेंटिकेशन का मेल एक्सेप्ट करवाना है। यूसीसी ऑथेंटिकेशन हो जाए उसके बाद ही इलोग ऑथेंटिकेशन का टेक्स्ट मैसेज या मेल की लिंक ओपन करवाकर ओटीपी की प्रोसेस करवानी है और आखिर में नॉमिनी ऑथेंटिकेशन का मेल या टेक्स्ट मैसेज की लिंक ओपन करवाकर ओटीपी की प्रोसेस करवानी है। अब हम क्लाइंट का बैंक मैंडेट कैसे करना है उसकी पूरी प्रोसेस बैंक मैंडेट के वीडियो में डिटेल में देखेंगे।